गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएफएम मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 14 मार्केट रिस्क न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पार्ट 2 ओपन करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। सो टुडे वी हैव अ केस स्टडी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। आईवीएफ जो है अच्छी बात है सर। सो वी हैव डेटा फॉर 3 बॉन्ड्स ए बी एंड सी। मेच्योरिटी कितने समय की है, कूपन रेट एनुअली कितना चल रहा है, करंट यील्ड कितनी है और इन्वेस्टमेंट कितने का किया गया है। ये बातें आपको दे रखी हैं। आईवीएफ की पूछी हुई केस स्टडी है फ्रेंड्स, एग्जाम में आई हुई है। और इसमें फिर उन्होंने आपसे पूछा है कि आपको बताइए कि बॉन्ड बी की ड्यूरेशन कितनी है, बॉन्ड ए की ड्यूरेशन कितनी है, बॉन्ड सी की ड्यूरेशन कितनी है, लाइक दैट ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद में एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, बॉन्ड सी का पूछा है। फिर यहाँ इन्होंने पूछा कि बॉन्ड ए का ड्यूरेशन बताओ जबकि कूपन पेड सेमी एनुअली है। तो थोड़ा सा जो है चेंजेज है यहाँ पर, सेमी एनुअल हो तो क्या होगा, लाइक दैट। ड्यूरेशन आप पूरे पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद में लोएस्ट ड्यूरेशन फर्स्ट के हिसाब से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। 5 क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है। तो देखो ऐसा है कि कोई कठिन नहीं है केस स्टडी, बस ये है कि सिस्टमेटिक है तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा अपने को। बस एक ही गड़बड़ रहती है कि सिस्टमेटिक तरीके से ही चलना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा केस स्टडी को लर्न करते हैं, समझते हैं। देखिए, टर्म टू मैच्योरिटी बॉन्ड ए, यानी कि बॉन्ड ए जो है 2 साल की मैच्योरिटी है इसकी। इस पर सालाना कूपन मिल रहा है 10% का। सालाना क्यों कह रहा हूं, एनुअल लिखा हुआ है। यील्ड यानी कि हमें रिटर्न 8% का मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कितनी गई है, 5 लाख की करी गई है। तो सर दो इंटरेस्ट रेट दिए हैं, इसका क्या मतलब होता है और दूसरे का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको। जो यील्ड होती है इसको वाईटीएम या आर बोलते हैं। सो दिस विल बी दैट। और जो कूपन रेट होता है फ्रेंड्स, उसका मतलब ये होता है जैसे 10% कूपन रेट है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो किसी ने 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10% कितना हुआ सर, 50,000 रुपए। तो उसको 50,000 रुपए हर बरस, जब तक मेच्योरिटी नहीं पूरी हो जाती तब तक 50,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है। तो उसको 50,000 हर साल मिलेंगे। ये होता है कूपन का मतलब। कूपन का मतलब ये होता है। ठीक है। 50,000 रुपए हर साल, ईच ईयर इट विल बी गेटिंग। ठीक है, ही विल बी गेटिंग 50,000। अब जब लास्ट ईयर आएगा, जब इसकी मेच्योरिटी आती है, तो उस बरस जितना इन्वेस्ट किया है वो तो मिलता ही है, प्लस 50,000 और मिलते हैं, यानी 5,50,000 रुपए मिलते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। बात समझे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साल का मान लिया है। अभी मान लेते हैं बॉन्ड 6 साल मेच्योरिटी है, तो 50,000 उसे हर बरस मिलेगा 6 साल तक। कितना हो गया, 3 लाख रुपए मिलेंगे और प्लस 5 लाख इन्वेस्ट किया वो भी रिटर्न मिलता है। तो लास्ट ईयर में 5,50,000 मिलते हैं। कूपन का ये मतलब होता है 10%, 8%, 9% ऐसे चलता है। क्या मेरी बात समझ में आई? कूपन का फंडा समझ में आया आपको? ये जरूरी होगा आपको समझना। कूपन 10% है, यहाँ 8% है। ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं जो है आपको पहले बॉन्ड ए की ड्यूरेशन कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है। बॉन्ड ए की ड्यूरेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसमें मेथड है फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए, ईयर लिख लीजिए। क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। ईयर, अब भाई 2 साल है इसकी मेच्योरिटी, तो ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर हमें कूपन कितना मिलेगा, कूपन कितना मिलेगा, 2 साल है इसका, तो भाई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 10% के हिसाब से कूपन है, तो 50,000 रुपए पहले साल मिल जाएगा और प्लस दूसरे साल भी 50,000 मिलेगा, है ना, क्योंकि भाई 10% हर साल मिलना है, 2 बरस है तो पूरा मिलेगा। लेकिन जब दूसरा साल पे ही मेच्योरिटी है तो 5 लाख रुपए ये भी लौट आएंगे, तो वाकई में 5,50,000 मिल जाएगा उसको। कितना मिल जाएगा सर, 5 लाख
50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कूपन कैलकुलेट कर लिया। तीसरा काम क्या करना होता है सर, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो हमें यहाँ पर करंट यील्ड आर दे रखी है उसको जो है कंसिडर करते हैं और हम प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं मतलब जैसे भाई हमको 50,000 रुपये 1 साल के बाद मिलेगा, 5,50,000 रुपये 2 साल बाद मिलेगा, तो अभी मौके पर इसकी कितनी वैल्यू होगी। क्या मतलब है इस बात का, ऐसे समझो जो है कि जैसे मान लो हमने एक एफडी करवाई हुई है और हमें मान लेते हैं कि 5 ईयर के बाद में उस एफडी से हमको 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा, 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे तो आज उसकी वैल्यू दूसरी होगी, है ना, जो है 10 लाख रुपए नहीं होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है 8 ही लाख रुपए हो। कैसे 8 लाख रुपए होगी सर, हम अगर 8 लाख इन्वेस्ट करें एफडी के तौर पर और वो जो है अगले 5 वर्षों में ग्रो करके 10 लाख रुपए हो जाती है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो ये जो 10 लाख रुपए बना उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, 8 लाख, वही फंडा होता है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का यही फंडा होता है। देखो जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो बोलता है कि मेरे से अगर अभी तुम्हें पैसे लेने हैं तो तुम मुझसे 100 रुपए ले लो, और अगर तुम मुझसे 1 साल बाद लोगे ना तो मैं तुम्हें 120 रुपए दे दूंगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तुम्हारा ये दोस्त बोलता है कि आज अगर मुझसे पहले लोगे पैसे लोगे तो मैं 100 दूंगा तुमको, और 1 साल बाद अगर तुम 1 साल रुक जाओ तो मैं 120 रुपए दे दूंगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि डील कौन सी अच्छी है, 100 रुपए आज ले लूं कि 120 रुपए आज से 1 साल बाद ले लूं। राइट, मन में आएगा ये बात ना कि भाई 100 रुपए आज का ठीक है, 120 रुपए आज से 1 साल बाद का ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे भाई 120 रुपए जो आज से 1 साल बाद है उसकी आज वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं ये वैल्यू 98 रुपीज आती है एक उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज वो बंदा मुझे 100 रुपए दे रहा है और 1 साल बाद 120 जो मिलेंगे उसकी आज में वैल्यू सिर्फ 98 रुपए है, तो मेरे लिए डील ये अच्छी होगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट करने फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन होता है। जो भी भविष्य की वैल्यू है उसको 1 प्लस आर, आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसकी पावर एन से डिवाइड करते हैं। एन मतलब अगर 1 साल है तो 1 से, 2 साल है तो 2 से, 3 साल है तो 3 से, 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे पास आर कितना है सर, 8% का है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर एन। फ्यूचर वैल्यू हमने करी और ये हो जाएगा 1.08 की पावर एन। बात समझ में आ रही, 1.08 की पावर एन कैसे किया मैंने, 8% है, जब उसको आप डिवाइड करेंगे मतलब 08 रखेंगे तो 1 प्लस 08 1.08 की पावर एन हो जाएगा। एन का मतलब इसको हम 50,000 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 1, और चूंकि ये दूसरे साल है तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से डिवीजन करके हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई आज मौके पर इसकी असलियत में वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसे बोलते हैं क्या, रिवाइज्ड प्राइस बोल देंगे अपन। क्या बोलेंगे, रिवाइज्ड प्राइस। और ये आपका कैलकुलेट करिएगा फ्रेंड तो आपका आ जाएगा 46,296 रुपये 30 पैसे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,71,536.35 रुपीज। ठीक, तो इसका क्या मतलब है सर, है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आज से 1 साल खत्म होने पर, देखो आज अभी आज का दिन है और 1 साल खत्म हो रहा है, फिर यहाँ दूसरा साल खत्म हो रहा है मान लेते हैं, तो यहाँ जब 1 वर्ष खत्म हो रहे हैं मुझे जो 50,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर मार्केट में मैं इसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया जाए तो आज की डेट में यदि मैं 46,296 रुपये 30 पैसे यदि मैं इन्वेस्ट कर दूं, इतने रुपए की मैं एफडी करवा दूं, इतने रुपए की, ठीक है, तो वो एफडी जो है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगर बढ़ेगी तो 1 बरस बाद वो रुपए 50,000 हो जाएंगे। इसका ये मतलब होता है। अब समझ लीजिए प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है, यानी कि 46,297 रुपए अगर मैं आज लगाता हूं, है ना, लगभग 46,297 रुपीज अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूं तो आफ्टर 1 ईयर
एट द रेट ऑफ 8%। 8% ही क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%। 8% से बढ़ेगा तो मुझे 50,000 मिलेंगे। सिमिलरली अगर वही चीज यहाँ पर देखिए कि जो आज से मुझे 2 साल बाद 5,50,000 रुपए मिलने वाले हैं, उसकी आज में वैल्यू 4,71,536 या 37 रुपए है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मित्र ये कहे कि भाई आज से 2 साल बाद मैं तुम्हें 5,50,000 रुपए दूंगा, लेकिन आज अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा, ठीक है, कोई जमीन बेच रहे हो, वो बोलता है कि आज दोगे, अगर तुम जमीन दोगे तो मैं आज जमीन के 5 लाख दूंगा, और 2 साल बाद लोगे तो मैं तुम्हें 5,50,000 रुपए दे दूंगा। तो अब बताओ डील कौन सी अच्छी है? 5,50,000 2 साल बाद लेना कि 5 लाख आज लेना? तो देखो 5 लाख आज लोगे तो 5 पा जाओगे, जबकि अगर हम इसकी 5,50,000 की आज वैल्यू निकालते हैं तो पता चलता है ये सिर्फ 4,71,000 ही हो रहा है। यानी कि सिर्फ 4,71,000 होते तो एफडी करवा करके मैं उतना कमा लेता, 5,50,000 हो जाते। तो मेरे लिए सौदा है कि मैं 5 लाख ले लूं, ज्यादा अच्छा सौदा रहने वाला है। ये इसका फंडा होता है। देखो थीम समझ लिया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बाकी तो कहानी है। ईयर लिख लिया, कूपन हमने लिख लिया, उसकी जो है रिवाइड प्राइस निकाल ली। अब उसके बाद में कुमुलेटिव रिवाइड प्राइस निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? कुमुलेटिव रिवाइड प्राइस, सीआरपी बोल देते हैं। ये कैसे निकलता है सर? रिवाइड प्राइस को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना पहला वाला तो वही रहेगा 296.30, और दूसरा वाला हो जाता है फ्रेंड्स हमारा 9,43,072। ठीक, जोड़ेंगे जब, अब आप इसको जोड़ डालिए, कुमुलेटिव प्राइस को जोड़ डालिएगा और इसको रिवाइड प्राइस को भी जोड़ डालिएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 5,17,832.65, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाता है आपका 9,89,679.00। अगर इतनी कैलकुलेशन कर ली तो भाई बस फिर ड्यूरेशन इक्वल टू कुमुलेटिव रिवाइड प्राइस डिवाइडेड बाय रिवाइड प्राइस, बस इन दोनों को सिर्फ डिवाइड करना होता है। यानी ऊपर ये रखिए 9,89,369 डिवाइडेड बाई आपका 5,70,832.65 या जो भी है। ठीक, इसको जब आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो देखिएगा आपका ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 1.91 इक्वल टू 1.91 ईयर आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा सर? 1.91 ईयर आ जाएगा। हाँ ठीक है, 1.91 ईयर आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया किसके लिए सर? हमने बॉन्ड ए के लिए कैलकुलेट किया। अब अगर बॉन्ड बी के लिए कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन सॉल्व इट, इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सॉरी, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ ना कि यहाँ पर लिखा रहे और फिर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब जो है हम कैलकुलेशन करेंगे बॉन्ड बी के लिए। जो कुछ भी हमने किया हुआ है वही काम बॉन्ड बी के लिए करेंगे। तो भाई यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हमारा? 4 लाख रुपए का। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 4 लाख का। तो अगर हमारा 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ईयर वाला। ठीक है, तो सर ईयर तो कितने हो गए? 3 ईयर हो गए, 1, 2 एंड 3। तो ईयर हो गए हमारे 3, 1, 2, 3। अब उसके बाद में कूपन कितना मिलेगा हमें? कूपन कितना मिलेगा? तो भाई देखो ऐसा है कि 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कूपन रेट 8% का है, तो 8 चौक 32,000, 32,000 मिलेगा पहले ईयर में भी, 32,000 दूसरे ईयर में भी,
तीसरे साल में भी 32,000 मिलेगा, लेकिन अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट, तो 4,32,000 मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा सर? 4,32,000। ये हमारा कूपन हो गया। अगला काम क्या रहेगा सर? अगला काम हमारा होगा कि हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, राइट। प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिवाइज्ड प्राइस। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? 32,000 को डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस कितना? 1 प्लस यही निपटा लेते हैं, 1 प्लस आर, 8% है, 8% है, तो 8% 1.08 इक्वल टू 1.08 की पावर 123 हो जाएगा। तो ये हम अगर लिखें 1.08 की पावर 1, दूसरे में 32,000 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 2, और तीसरे में लिखें 4,32,000 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप और लिख ही लेते हैं इसको। ये 32,000 डिवाइडेड बाई, जैसे एक्चुअल एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1.08 ही रहेगा। यहाँ पर 32,000 डिवाइडेड बाई 1.08 इंटू 1.08, 1.1664, ठीक। और फिर उसके बाद में 4,32,000 डिवाइडेड बाई 1.2597। जब इसको अगर आप अब डिवाइड करेंगे 32, आप लोग भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें फ्रेंड्स, ओके। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको दे रहा हूँ। 29,629.62 ये आ गया रिवाइड प्राइस हमारा फाइनली निकल करके 32,000 डिवाइडेड बाई 1.1664, 2784, 4,32,000 3,42,938.79 इतना आ गया। अब रिवाइड प्राइस से कुमुलेटिव रिवाइड प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है सर? रिवाइड प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर से। क्या करेंगे? कुमुलेटिव प्राइस को, रिवाइड प्राइस को ईयर से मल्टीप्लाई, यानी इसको 1 से, इसको 2 से करस्पॉन्डिंग है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा वो लिख लेंगे। तो ये तो सेम रहेगा, है ना। 629.62 वही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,434, 54,869.68, उसके बाद में 342,938.79 इंटू 3, तो ये 10,28,816.37, ठीक, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करें? इन सबको जोड़ डालेंगे, है ना। पहले इसको जोड़ लीजिए और फिर इसको जोड़ डालिए, और फिर अगर आपको निकालना है क्या? ड्यूरेशन इक्वल टू आपका हो जाएगा कम्युलेटिव रिवाइड प्राइस डिवाइडेड बाई रिवाइड प्राइस। तो जोड़ लीजिए फ्रेंड्स, वही काम बचा हुआ है, बाकी सारा काम तो हम कर चुके हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये लगभग 4 लाख के आसपास आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 11,13,315.68। अब इसमें पॉइंट के चक्कर में ना पड़िएगा, अपना काम बन जाएगा। तो जब हम यहाँ पर कुमुलेटिव रिवाइड प्राइस 11,13,315 डिवाइडेड बाई 4 लाख, जब इसको करिएगा तो 2.78 ईयर के आसपास आएगा आपका आंसर।
ये केस स्टडी एग्जाम में पूछी हुई है। यस, इतना इतना लंबा पूछते हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं सर। यस, ठीक है सर। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ड्यूरेशन का यही फंडा होता है, ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक होती है कि अगर मान लो यहाँ कूपन रेट एनुअल ना हो करके कुछ और हो जाए तो थोड़ा सा टेक्निक बदलती है, बाकी जो है रिवाइज प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ है सर, ये जानना चाहते हैं सर। उसके लिए कुछ नहीं है, देखिए जहां भी रखो, ये भाई साहब छोड़ने वाले नहीं, नाराज हो गए हैं शायद। ठीक है, तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है। आरपी का क्यों सर लिया तो है, आरपी का टोटल ही तो लिया है। देखिए यहाँ पर बशर्ते कि ये हट जाए, क्या सर दर्द है। टू 9 यहाँ पर है ना सर, इन्हीं को ही टोटल लिया हुआ है। देखिए 4 लाख आया नहीं है ये पूरा जोड़ करके। एक्चुअली यहाँ पर आरपी जो लिखा हुआ है ना, उसी आरपी को मैं इधर ले आया हुआ हूँ बस, और कुछ नहीं है। दो सर, उसी को ही रिवाइड प्राइस कहते हैं, उसी को ही जो है प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वली सेम। ठीक है सर, बात मेरी समझ में आई है या नहीं समझ में आई, ये बताएं आप मुझे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको बातें समझ में आई हैं। तो अब आते हैं वापस अपने सवाल पे। तो देखो अभी तक हमने जो है फ्रेंड्स आपको 2 करवा दिया मैंने, ठीक है। मैंने सर आपको कैलकुलेट करवा दिया किसका, बॉन्ड ए का कैलकुलेट करवा दिया, बॉन्ड बी का कैलकुलेट करवा दिया, ठीक है। बॉन्ड सी का भी कैलकुलेट करके देख लिया जाए कहिए तो। तीनों के ही पूछे हैं इन्होंने, तो बॉन्ड सी का कैलकुलेट करके देखना है। अब थोड़ा थोड़ा हैंड्स ऑन हो गया होगा। सो बॉन्ड सी, बी नीड ईयर, ठीक है। एक लंबी सी रेखा खींच लेते हैं। तो ईयर में फ्रेंड्स 2 ही रहेंगे। क्यों 2 रहेंगे सर, क्योंकि लिखा हुआ है भाई ऐसा सच कि 2 साल है मेच्योर, ठीक है। तो ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2। दूसरी चीज क्या चाहिए सर, कूपन चाहिए सर हमें। कूपन कितना है सर, 9% का कूपन है सालाना। कितना, 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 9% का कूपन है, तो 9,000 रुपये हो जाएगा। कैसे लिखा 9,000 रुपये सर, देखो बॉन्ड सी की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख रुपए का, और कूपन सालाना कितना रिटर्न मिलना है, 9% मिलना है। तो 1 लाख का 9%, 9,000 रुपये हो गए। और दूसरे साल में ही मेच्योरिटी है, तो 9,000 तो अगले साल भी मिलेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाएगा, है ना। 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाएगा, तो 1,09,000 हो गया सर। यहां तक कोई टेंशन नहीं है, ये सब तो इजी पीजी है। अब क्या करेंगे सर, अब हम रिवाइज प्राइस पता करेंगे। रिवाइज प्राइस पता करने के लिए सर हमें इंटरेस्ट रेट यानी यील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो 8% है इसका सहारा लेंगे। तो सर कैसे ज्ञात करते हैं, 9,000 को डिवाइड कर देंगे 1.08 की पावर 1 से, क्योंकि 1 ईयर है, और फिर 1,09,000 जितना भी है हमारा ये, इसको डिवाइड कर देंगे 1.08 की पावर 2 से, क्योंकि ये 2 है ना, ये 1 है ये 2 है, 2 ईयर है। कैलकुलेशन केवल कर लीजिए इसको, मेक द कैलकुलेशन, तो रिवाइड प्राइस निकल करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा सर 8,333.33 यहाँ पर। और दूसरा वाला कैलकुलेट करेंगे तो 93,449.93 इतना आ जाएगा। तो ये आ गया सर रिवाइज प्राइस। सर इंटरेस्ट रेट 8% है, हाँ, तो 8% तो लिया है मैंने। ये इंटरेस्ट रेट जो 8% है, जो 9% था कूपन रेट, उसको यहाँ यूज नहीं कर लिया हमने,
है ना। मैक्रो ड्यूरेशन का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है सर, बताएं मुझे, कौन सा फार्मूला होता है डायरेक्ट कैलकुलेट करने का, बताएं तो देखा जाए, है ना। तो उसके बाद में ये रिवाइज, फिर उसके बाद अगला स्टेप कुमुलेटिव रिवाइज प्राइस ज्ञात करना रह जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं सर, रिवाइज प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर वाले टर्म से, बस इतना ही। यानी इसको उससे एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी वही सेम का सेम 833.33, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के 1,86,000, ठीक है सर। अब उसके बाद में कुमुलेटिव प्राइस जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, बस फिर क्या है, कुमुलेटिव रिवाइज प्राइस डिवाइडेड बाय रिवाइज प्राइस, बस टोटल का आपस में डिवीजन करना रह गया एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये आ जाएगा जोड़ने पर 1,01,783.26 है, और ये हो जाएगा 1,95,233.19। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये लगभग जो है आपका 1,95,233 डिवाइडेड बाई 1,01,783, 1.92 के आसपास या 9192 ऐसे के आसपास आ जाएगा आपका सर कैलकुलेट होकर के। तो बॉन्ड सी हमारा निकल करके आ गया, ठीक है सर। तो बॉन्ड ए निकाल लिया हमने, बॉन्ड बी निकाल लिया, बॉन्ड सी निकाल लिया, कितना कितना निकला है सर, बॉन्ड ए का 1.91 ईयर आया हुआ है, बॉन्ड बी का 2.78 ईयर आया हुआ है, और बॉन्ड सी का मान लेते हैं 1.92 के आसपास आ रहा है। अब आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 1.92, ठीक है। तो ईयर्स में ही ड्यूरेशन, यस, 1.91 ईयर, 1.78 ईयर, 1.92 ईयर्स आया हुआ है। अब जो लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं ना सर कि मतलब ड्यूरेशन, जैसे आप ये पूछते हैं कि सर ड्यूरेशन जैसे 1.92 आ गई, तो 1.92 का क्या मतलब है सर, सर इसका मतलब ये होता है ना कि जो ये पैसा मिलना था आपको ना, बॉन्ड सी में देखिए आपको कितना पैसा मिलना था, 1,09,18,000 रुपये। अगर बॉन्ड सी में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो भाई उसको मूलधन 1 लाख मिलता और प्लस 9% के हिसाब से 2 साल में 9 दूनी 18,000 और मिलते, ठीक है। तो 18,000 रुपये, तो उसको जो 1,18,000 रुपये मिलने हैं वो उसको कितने समय में मिल सकते हैं, 1.92 ईयर में ही मिल जाएंगे, 2 साल पूरा नहीं लगेगा, यही ड्यूरेशन का मतलब होता है, ठीक है सर। तो सवाल था हमारा कि भाई बॉन्ड बी की ड्यूरेशन कितनी है, 2.78, कोई बात नहीं सर 1.91 ही लिए रहिए, कोई बात नहीं है, इट इज गुड। बॉन्ड सी की कितनी है सर, 1.92। जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा तो आपका वही आएगा सर, 1.92 ही आएगा। आई हैव डन द कैलकुलेशन, हियर इज द डेटा, देखिए इतना आता है सर 1.918, एकदम प्रिसाइजली कैलकुलेशन है, यहाँ 2 प्लेसेस तक, यहाँ 4 प्लेसेस तक एग्जैक्ट करिएगा तो जो कुछ भी आपको पढ़ा है वही चीज़ है। देखिए कुमुलेटिव मतलब रिवाइज प्राइस निकाला इतना आया, और कुमुलेटिव रिवाइज प्राइस में टी मतलब ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गए। बॉन्ड ए की ड्यूरेशन निकालनी है, लेकिन जो है सवाल ये होता है कि कूपन इज पेड सेमी एनुअली, ये हमने कैलकुलेट अभी नहीं किया है, एनुअल के लिए मैंने किया है ना। बॉन्ड ए के लिए 1.91 आया हुआ, अगर एनुअल हो तो ये कैलकुलेट किया था, लेकिन सेमी एनुअली के लिए नहीं कैलकुलेट किया है। तो सर तीसरा क्या है, चौथा क्वेश्चन, एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ये, और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है ये कि भाई लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में इसको सेट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लोवेस्ट ड्यूरेशन फर्स्ट। तो लोवेस्ट कितनी किसकी थी, ए 1.91, बी कितना है सर 2.78 ईयर है, और सी कितना है 1.92। तो सबसे कम किसका है, ए का, फिर सी का है, और फिर बी का है, ये ऑर्डर हो जाएगा। अरेंज द बॉन्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन। हाँ
बिल्कुल, मैं आपको बस अभी एक चीज़ और रह जाती है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ सर। देखिए ये वाली, कि अगर मान लो सेमी एनुअल है, हाँ ये एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए, कंसीडर द कूपन इज पेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअल अगर पे किया जा रहा है तो उस केस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो चीज़ जरा सा देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपने इतना सीख लिया है सर तो अब फिर कोई कठिनाई नहीं है अपने सामने। थोड़े से चेंजेज होंगे बस, वो मैं आपको समझाता और सिखाता हूँ, आप उसको पकड़ लीजिएगा कि भाई चेंजेस का क्या मतलब है। देखिए जैसे ये डेटा दिया हुआ है, हमें किसके लिए कैलकुलेशन करनी है सर, बॉन्ड ए के लिए। तो देखो आर मतलब जो कूपन होता है फ्रेंड्स, देखो सारी चीज़ें जो है, कूपन हो गया, यील्ड हो गया, ये आधा होता है, टाइम डबल हो जाता है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन जो होती है आधी होती है, इतना चेंजेस आता है। ठीक है, कूपन आधा होगा, यील्ड यानी आर आधा होगा, ड्यूरेशन भी आधी होगी, और जो टाइम होता है वो डबल होता है। ये इतने चेंजेस आते हैं अगर एनुअल दिया हो, सेमी एनुअली पूछ ले तो। कूपन आधा होगा, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें बॉन्ड ए की, है ना, एक तो ये इसको चलाना भी भाई, अगर हम बात करें किसकी, बॉन्ड ए की बात कर रहे हैं, तो देखो कूपन कितना था बॉन्ड ए का सर, कूपन था हमारा 10% का। तो अगर कूपन 10% का है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5% का कूपन हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड हो गया 8% का था, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4% हो जाएगा। ड्यूरेशन सॉरी ड्यूरेशन कितनी होगी सर, जितना भी कैलकुलेट हो करके आएगा, बताता हूँ सर ड्यूरेशन क्यों आधा होगा वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ड्यूरेशन जितनी आएगी कैलकुलेट होगी वो आधी होगी। और टाइम कितना होगा सर, टाइम डबल कर दिया जाता है, जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ है। जैसे बॉन्ड ए की बात करें, पहले 2 साल था, तो 2 दूनी 4 साल हो जाएगा, ठीक है, 4 ईयर मान लेंगे, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली हो गया ना, हाफ ईयरली हो गया, तो इंटरेस्ट रेट आधे हो गए, और समय यानी 1-2 साल में 4 हाफ ईयरली हो गए, वो वाली चीज ली जाती है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा, कैलकुलेशन एकदम सेम, बस डेटा ये चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में नाउ वी हैव लाइक टी कितना है, 4 ईयर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाई ईयर लिखेंगे, ठीक है, बी विल बी नीडिंग दिस डेटा। तो 1 2 3 एंड 4 सही है, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए हमें। ईयर हो गया 4। उसके बाद में कूपन ले लो सर, कूपन कितना है सर, कूपन हमारा 5% का है। हमने इन्वेस्ट कितना किया है, 5 लाख रुपए। अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 5 लाख का 5% आपको रिटर्न मिलेगा, तो कितना हो जाएगा सर, 25,000 रुपये। सो यू विल गेट कूपन 25,000 रुपये। पहले साल, दूसरे साल भी 25,000, तीसरे साल भी 25,000, और चौथे साल में चूंकि एक्सपायरी है तो 5 लाख जो इन्वेस्ट किया था वो पाओगे, और 25,000 और पा जाओगे, 5,25,000 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज प्राइस निकालना है हमें। तो रिवाइज प्राइस कैसे निकालते हैं भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो हम क्या करेंगे, हर एक को 1.04 की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 1.04, फिर आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई 1.04 की पावर 2, 25,000 डिवाइडेड बाई 1.04 की 4 की पावर 3, और ये 5,25,000 पूरा हो जाएगा, 5,25,000 डिवाइडेड बाई 1.04 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे बताएं कितना आ रहा है सर। रिवाइज प्राइस निकल आएगा, फिर कम्युलेटिव रिवाइज प्राइस निकालेंगे। बताएं, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है सर। ये आ जा रहा है मेरे ख्याल से 24,038। मैं डेसिमल प्लेसेस छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, डेसिमल प्लेसेस छोड़ दे रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में और यहाँ पर ये आ जाएगा 23,113 रुपये, ये हो जाएगा
22,224 ये हो जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 4,48,756। ठीक है, सारा जोड़ जाड़ करके अगर हम कल इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? देखिए 5,18,132 रुपये लगभग, 5,18,132 ये आ गया। कुमुलेटिव रिवाइज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? रिवाइज प्राइस को पाप ही हो गया एक तो 5,18,000 आया था। रिवाइज प्राइस इक्वल टू, रिवाइज प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जो ईयर था उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो वही रहेगा 24,038 ही रहेगा। दूसरे वाले में 46,227 66,672 66,672 ये फ्रेंड्स लगभग है फ्रेंड्स, है ना। और 17,95,025 ये सारा जोड़ेंगे तो कुमुलेटिव रिवाइज प्राइस हमारा आ जा रहा है 19,31,964 के आसपास में। ठीक है, अब ड्यूरेशन इक्वल टू जब निकालेंगे तो कुमुलेटिव रिवाइज प्राइस डिवाइडेड बाई रिवाइज प्राइस, कुमुलेटिव कितना है 19,31,964 और ये कितना है 5,18,132। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो 3.7372 ऐसे के आसपास आ जाएगा। ठीक है वाह ये हो गया सर। तो सर अब ड्यूरेशन आ गई 3.72। सर समस्या क्या है, आप अगर देखोगे ना तो बॉन्ड की मेच्योरिटी कितनी थी, बॉन्ड ए की मेच्योरिटी कितनी थी सर? बॉन्ड ए की मेच्योरिटी 2 ही साल थी। अब बॉन्ड ए की मेच्योरिटी अगर 2 साल है तो ड्यूरेशन उससे कम ही होगी। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ड्यूरेशन हमेशा बॉन्ड से, बॉन्ड की जितनी, जैसे बॉन्ड बी की मेच्योरिटी 3 साल थी और आंसर 2.78 आया था, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ड्यूरेशन आ रहा है सर वो आ जा रहा है 3.72, 72, 73, 76 जो भी आ रहा हो। तो ये तो गड़बड़ हो रही है सर ना, क्योंकि अगर 2 ही साल मेच्योरिटी तो 3 साल 3.72 ईयर्स नहीं लगेंगे पैसे रिकवर होने में। दैट्स वाई यू विल डू द हाफ, इसलिए हम इसको आधा करेंगे। आधा क्यों करेंगे सर? क्योंकि बाकी सारी चीजें आधी और डबल की थे तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 1.86 या ऐसी के आसपास आ जाएगा। आप समझे जो एक सर पूछ रहे थे कि सर ड्यूरेशन को क्यों आधा करेंगे। अगर आप ड्यूरेशन को आधा नहीं करते हैं तो आप ये सोचकर खुद देखिए कि गड़बड़ आपसे हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? 3.72 आपने ये लिया हुआ है क्या ड्यूरेशन, जबकि बॉन्ड की मेच्योरिटी कितने साल में है? 2 साल में ही है। तो बॉन्ड की मेच्योरिटी से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं हो सकती है। ड्यूरेशन का फंडा यही होता है कि पैसा मतलब मेच्योरिटी से पहले कितने समय में रिकवर हो जाएगा, वही इसका बेसिक एम ही होता है। ठीक है, तो बस अब हम इसे फाइनली कह सकते हैं कि भाई हमारा आंसर आ गया बॉन्ड ए, मतलब ए के लिए आंसर हो जाएगा कितना 1.86 ईयर। कोई नहीं सर, है सर है, पता है क्या, ये इतना ज्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ तो ये थोड़ा सा कम्बरसम ज्यादा दिखता भी है। एक बात ये भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड में सेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये सब सर जो ये 0.5 और 1 ईयर जो 1.52 ये सब लेने की जरूरत नहीं, वो खेल खत्म है। इसी को ही फॉलो करिए सिंपल, जैसे हम वहां करते रहे हैं, जैसे हमने नॉर्मल एनुअल के लिए लिया हुआ है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, एकदम सेम पैटर्न पर। ठीक है सर, सेम पैटर्न पर, 0.5 वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बस केवल यह ध्यान रखिएगा कि हमारा बस फाइनली जितना भी आएगा जो है ड्यूरेशन उसका आधा कर लेंगे। ठीक है, तो बस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि भाई जो है एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की ड्यूरेशन हमें बतानी है जबकि सेमी एनुअली। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी रखा हुआ है आपका, तो गलत नहीं करना है, हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है सर, किसी को कोई कंसर्न हो तो पूछे, अदरवाइज क्लास खत्म है हमारे लिए। इसमें सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन मैंने करवाई नहीं है, आप कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है।
हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2 ईयर से ज़्यादा ड्यूरेशन होगी ही नहीं, तो ये 1.87 ही होता आंसर। कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? हाँ बिल्कुल सर, लेकिन ये अब इसमें हो जाता सर, सभी में ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, इसलिए हमको जो है इसको हमें लॉन्ग रास्ते से ही चलना पड़ेगा। अब सर ये क्वेश्चन रह जाता है, ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, तो सर इसका फार्मूला होता है, देखिए पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन का फार्मूला होता है ड्यूरेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई वेटेज 1, ड्यूरेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई वेटेज 2, ड्यूरेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई वेटेज 3, ठीक है। अब हमारे पास बॉन्ड ए की ड्यूरेशन इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, ठीक है। तो वेटेज कैसे निकालेंगे सर? इसमें क्या है, वेटेज निकालना पड़ेगा। वेटेज कैसे निकालते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर। ये 5,17,000 है, ये 4 लाख है, ये 1,01,000 है, ठीक। कैसे किया हमने ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये फ्रेंड्स जो हम वहां नहीं कह रहे थे रिवाइज्ड प्राइस, ये उनके रिवाइज्ड प्राइस का टोटल है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। आइए दिखाते हैं, जैसे ये वाले में रिवाइड प्राइस 5,17,000 आ रहा था ना बॉन्ड ए के लिए, ठीक। उसके बाद में आ जाइए, ये तो सेमी एनुअल वाला है, ये है कौन से बॉन्ड का था, बॉन्ड सी के लिए अगर आप देखेंगे तो 1,01,783 रुपए आए थे, जो रिवाइज्ड प्राइस जो आया है उसका टोटल जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें वेटेज के लिए। इसी तरीके से ये बॉन्ड बी है मेरे ख्याल से, हाँ बॉन्ड बी है, बॉन्ड बी में रिवाइज्ड प्राइस कितना आया था, 4 लाख आया था। अब अगर पता यहाँ पर एक थ्योरम होती है, मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे आप कह रहे थे ना कि सर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में भी रिवाइज्ड प्राइस 4 लाख ही आएगा, जबकि बंदे का इन्वेस्टमेंट कितना था, अगर ध्यान देंगे ना तो 4 ही लाख इन्वेस्टमेंट था। कितना था? 4 लाख। किसमें? बॉन्ड बी में। देखिए ये बॉन्ड बी में 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही इसका रिवाइज्ड प्राइस निकल करके आया, 4 लाख ही आया। क्यों आया? क्योंकि ध्यान रखिए, अगर जो है YTM यानी करंट यील्ड और कूपन रेट सेम हो तो उस केस में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होता है किसके, आपका रिवाइज्ड प्राइस के। लेकिन अब ये इत्तेफाक है कि यहाँ 8% है तो ये काम आ जाएगा। मान लो अभी यहीं पर 6% रख देता या यहाँ 6 रख देता तो अपनी गणित फेल हो जाएगी, ठीक। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता नहीं रहा हूँ सर, वरना आप कन्फ्यूजन ज़्यादा पाल लेंगे। कई जगहों पर ट्रिक काम आ जाती है, लेकिन सर ट्रिक पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि IIBF अगर ट्रिक कर गया तो गड़बड़ हो जाएगी अपने लिए, ठीक है। तो ये हो गया सर, हमारे पास ड्यूरेशन है। हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पूरे पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन निकालना, ठीक है, पूरे पोर्टफोलियो की। तो भाई पूरे पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन कैसे निकलेगी? तो एक तरीका तो ये होगा हम सारा जोड़ डालें, ठीक है, हम सारा जोड़ डालें, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी सर? क्योंकि देखो बॉन्ड ए में हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड बी में हमने 4 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड सी में हमने सिर्फ 1 ही लाख इन्वेस्ट कर रखा है। तो हमने क्या किया, अलग अलग बॉन्ड में अलग अलग रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। तो हम ये जज नहीं कर सकते। जैसे मतलब ऐसे समझिए कि कोई एक आदमी है, वो महीने का 1 लाख कमाता है ना, कोई एक आदमी वो 1 लाख कमाता है और 60,000 खर्चा करता है, एक आदमी है जो 5 लाख कमाता है और 2 लाख रुपए खर्चा करता है। तो मतलब हम श्योर नहीं कर सकते भाई कि कौन ज्यादा कम खर्चा और बचत कर रहा है, क्योंकि अब ये 1 लाख कमाता है तो 60,000 खर्चा करता है, या तो हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करें भाई कि हाँ तुमने 60% खर्चा किया। ये 5 लाख कमाता है तो 2 लाख खर्चा करता है, इसका उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 40% खर्चा हो रहा है। तो जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तभी हम ये बता पाएंगे कि हाँ खर्चा ज्यादा कौन कर रहा है। ऐसे देख करके बता पाना कि 5 लाख कमा के 2 लाख खर्चा कर रहा है, 1 लाख कमा के 60,000 नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक कंसर्न है कि भाई अलग अलग बॉन्ड में अलग अलग पैसे इन्वेस्ट किए, तो हम ये नहीं बता सकते कि किस में ज्यादा बढ़िया काम हो रहा है, किस में कम बढ़िया काम हो रहा है। तो उसी के लिए फ्रेंड्स हमें क्या जरूरत होगी कि हम ये देखें कि जितना टोटल पोर्टफोलियो है बंदे का, उस पोर्टफोलियो में किस बॉन्ड का कितना अधिकार है। मतलब कहने का कि भाई बंदे ने कुल मिलाकर के 10,19,615 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें से बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 5,17,832, उसने 5,17,000 इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 51%। यानी बेसिकली
ए बॉन्ड में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 51% ए बॉन्ड में फंसा हुआ है। इसी तरीके से बी बॉन्ड में 39% फंसा हुआ है और सी बॉन्ड में सिर्फ 10% इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इनको वेटेज देना जरूरी हो जाता है, इसीलिए यहां पर वेटेज दिया जा रहा है। सर क्या कर रहे हैं अपन, हम वेटेज दे रहे हैं 5139 एंड 10 का। उसके बाद में बस फिर वेटेज बॉन्ड, वेटेज कितना है 51% उसका लगा हुआ है और ड्यूरेशन कितनी है 1.91, और उसके बाद में वेटेज कितना है 39% इन्वेस्टमेंट है उसमें और 2.78 इसका ड्यूरेशन है। इसी तरीके से 10% लगा हुआ है यानी वेटेज है उसका, और 1.92 आपका क्या हो जाएगा सर, ड्यूरेशन। तो बस ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई कितना वेटेज है उसका, ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई कितना वेटेज है, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट 2.25 ईयर। तो पूरे बॉन्ड का जो पूरे पोर्टफोलियो का यानी कि तीनों बॉन्डों का मिला करके जो बंदा है उसका जो ड्यूरेशन है 2.25 ईयर है। कितना है, 2.25 ईयर है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, केस स्टडी एग्जाम में आई हुई है। किसी को सर कोई कंसर्न हो तो पूछें, अदरवाइज अब आप क्लास ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर डन फॉर द डे। कल भी ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन से रिलेटेड और केस स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सर प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड्स की, ये जो आपने रिवाइज्ड प्राइस कैलकुलेट किया था, रिवाइज्ड प्राइस बॉन्ड ए का, रिवाइज्ड प्राइस बॉन्ड बी का, रिवाइज्ड प्राइस बॉन्ड सी का। रिवाइज्ड प्राइस कैलकुलेट करने के बाद में जब जोड़ा था सर, वो वही जोड़ करके ये पैसा आया हुआ है और उसी को टोटल किया गया है 10,19,000 के रूप में। ठीक, कल पहले बीएफएम पढ़ेंगे। कल सर 8 बजे बीएफएम पढ़ेंगे और 9 बजे से एबीएम की क्लास होगी। हाँ सर पूरी तरह से। अच्छा, वेटेज का, वेटेज वाला सर देखो ऐसा है कि ऐसे समझो ना, जैसे कि मान लीजिए आपने 50 रुपये जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपये आपने ये शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लेते हैं 200 रुपये आपने एफडी करवा रखी है। ठीक, और 150 रुपये जो है मान लेते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, GOLD में। तो ऐसे में अगर मैं देखूं कि भाई मेरा जो है शेयर मार्केट का वेटेज कितना है, तो भाई देखो हमने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है 150, 350, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 500 रुपये की है। उस 500 रुपये में, उस 500 रुपये में मैंने शेयर मार्केट में कितना लगा रखा है सर, 50 रुपये लगा रखा है, यानी कि इसका वेटेज कितना है 10% का है। यही वेटेज का मतलब है कि मतलब ओवरऑल पैसे में से। सर 9 बजे ठीक था, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं बीएफएम 9 बजे से पढ़ाऊंगा तो एबीएम मुझे 8 बजे से शुरू करके 9 बजे ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन लंबी क्लास है, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी लगभग, क्योंकि अगले हफ्ते आपका एग्जाम है। एक दिन में एक मॉड्यूल कवर करने के बाद 2-2.5 घंटे क्लास होगी, फिर वो फंस जाएगी, या तो बीएफएम की क्लास ही नहीं हो पाएगी। तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि सिर्फ अगले हफ्ते एबीएम की ही क्लास, कल से सिर्फ एबीएम की क्लास करी जाए, 2-2.5 घंटे 8 बजे से शुरू किया जाए, और बीएफएम की क्लास बीएफएम वाले हफ्ते में करी जाए। सर देखिए कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सी चीज़ आएगी, नहीं 4 घंटे का तो सर ठीक है, पर 8 बजे शुरू करके 4 घंटे अगर होगा तो 8-4 12 बज जाएंगे रात में, है ना। तो सर 12 बजे तक अगर मैं एबीएम ही पढ़ाता रहूँगा तो उसके में बीएफएम कब पढ़ाऊँगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीएफएम में एक आधे घंटे 45 मिनट की क्लास जो है कर लेते हैं 8 बजे से, और फिर 9 बजे से लेकर के एबीएम शुरू करते हैं। बीएफएम क्लास रखेंगे सर 8 बजे से, वही कह रहा हूँ सर, आपके लिए ही, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ सर। मेरी अपनी, मुझे क्या है, जैसा आराम जितना मिले उतना ही अच्छा है, बट ठीक रहेगा। बीएफएम में और भी अभी केस स्टडी न्यूमेरिकल्स करते हैं।
ठीक है, तो कल 8 बजे डन है बीएफएम की क्लास के लिए। 8 से 8:45, 8:50 तक कवर करेंगे और 9 बजे से शुरू करेंगे एबीएम की क्लास। कल मॉड्यूल ए एबीएम में जिन लोगों का भी है। ईवीएम सर कल 9 बजे से शुरू करेंगे। लगभग मेरा अपना आंकड़ा है कम से कम 11 तो बज ही जाएगा, 9 2 11। ठीक है सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। अब आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। If we invest 10 लाख फॉर 2 ईयर देन देयर प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस देन 10 लाख। हाँ बिल्कुल सर, अगर 10 लाख आप इफ बी इन्वेस्ट 10 लाख फॉर 2 ईयर्स, नहीं ऐसे नहीं। आप देखिए समझिए इस बात को। आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख से कम होगी। कैसे होगी सर? जब आपके पास 10 लाख रुपए कैश था और वो आपने इन्वेस्ट कर दिया अगले 2 वर्षों के लिए, तो अभी तो 10 ही लाख आपकी जेब में है ना? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कंसर्न तब होगा जब आज से 2 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलने हैं। कंसर्न तब होगा जब आज से 2 साल बाद 10 लाख मिलने हैं, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये कम होगी। आज से 2 साल बाद मेरी एफडी मैच्योर होगी, मुझे 10 लाख मिलेंगे, तो आज मैंने कितने की एफडी करवाई है, तो ऑब्वियसली मैंने 10 लाख से कम की एफडी आज करवाई होगी। ओके, हाँ बिल्कुल सर, कल से एकदम एबीएम का फाइनल रिवीजन करेंगे, अपने बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। देखो अगर सिर्फ बीएफएम का एग्जाम है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका सिर्फ एग्जाम बीएफएम का है, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई कि सिर्फ बीएफएम ही पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो जमे रहिए, लगे रहिए, एकदम लगातार बने रहिए। ठीक है, पढ़िए सर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शंस। देखते हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मतलब सारे क्वेश्चंस करवाता ही हूँ सर। लापरवाही ना करिए, मतलब जैसे लोग होता है अरे ठीक है समझ लिया, नहीं समझ नहीं लिया है, आपने कुछ नहीं समझा। विश्वास मानिए एग्जाम में गड़बड़ ही होगी। ये मत सोचिए कि मतलब ठीक है बॉन्ड ए के लिए कैलकुलेट कर लिया, बी के लिए कैलकुलेट, तो सी के लिए ऐसे ही हो जाएगा। नहीं होगा सर, वहां पर बिल्कुल नहीं होगा तो करिए उसी समय, है ना। कोशिश यही रहेगी सर कि मतलब जो क्वेश्चंस पढ़ाए जाएं आपको, इनको टर्म पर केस स्टडी, ठीक है सर। कोशिश यही रहेगी सर कि जो क्वेश्चंस पढ़ाए जाएं वो एग्जाम में हिट करें, मतलब मेरा प्रयास यही रहेगा सर। आएंगे भी सर, इसमें भी डाउट नहीं है। यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट क्लास, बिलीव मी, क्योंकि रिकॉर्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, आईआईबीएफ रिपीट करता है, तो उस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। एमएसएमई की नई गाइडलाइन आई हुई है, पक्का है क्वेश्चन रखा ही रहेगा, दो राय नहीं, आज ही जान लीजिए। एमएसएमई की नई गाइडलाइन के हिसाब से यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम एमएसएमई न्यू गाइडलाइन। ठीक है, कल करवाएंगे, कल या मतलब एबीएम की क्लास में मैं करवा दूंगा नई गाइडलाइंस। पेपर ठीक ही आना चाहिए सर। कूपन वाला समझ में आया होगा फंडा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। कूपन का फंडा एक्चुअली बहुत ही बढ़िया सा है अगर सही से समझा जाए तो। होता क्या था ना, पहले जैसे इंटरेस्ट मिलता था, मान लो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद में अब मान लो कि 8% रिटर्न मिलना था, तो अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 8,000 रुपये मिलने होते थे। तो होता था क्या, ऐसे एक कूपन जो है, मतलब एक पूरी लिस्ट छापी जाती थी और उसमें कूपन बना दिए जाते थे। जैसे नहीं अपने मान लो मूवी का टिकट, जैसे मूवी के टिकट जैसा, तो भाई जितने मूवी के टिकट हैं उतने ही 8,000 रुपये तुमको मिलेंगे। तो हर बार आदमी क्या करता था, एक कूपन फाड़ता था उसमें मूवी के टिकट जैसा और ले जाकर के देता था, 8,000 लेकर चला आता था। इसीलिए उसको कूपन रेट नाम ही दे दिया गया है। जो फंडा है इसका, कहानी ऐसी है ये। ठीक है सर, एमएसएमई डिस्कस कर लेंगे सर, नॉट टू वरी। ओके, गुड नाइट।